नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप चाहते हैं स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आती है तो इसको आप डिसलाइक करिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको भी फायदा मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो सके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है अभी जीएस क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करिए और जो बगल में ये बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अभी जीएस ऑफिशियल। अभी जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए ताकि हम कोई भी पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो सके। चलिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके जितने भी टॉपिक होता है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम सभी कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान में, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, तो सेल यानी कोशिका के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके कोशिका पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तक पढ़ेंगे, अंग भी बहुत सारा पढ़ेंगे और अंग से मिलकर अंग तंत्र बनेगा, तो अंग तंत्र भी की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि सेल यानी कोशिका। अब कोशिका होता क्या है, तो देखिए, कोशिका जो होता है किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे कि आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है ईंट की। ठीक है। तो ईंट जो होता है किसी भी घर को बनाने के लिए ईंट जो है एक इकाई के रूप में कार्य करता है, एक इकाई के रूप में क्या होता है, ये इसका कार्य होता है। इसलिए जो है कि घर को बनाने के लिए जो हमको सबसे छोटी इकाई की जरूरत पड़ी वो क्या पड़ी, ईंट की पड़ी। ठीक है। उसी प्रकार से किसी भी जीव की जब हम रचना होता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई कौन होता है, सेल होता है। अब सेल दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक को बोलेंगे हम लोग एनिमल सेल और दूसरे को बोलेंगे हम लोग प्लांट सेल, यानी पादप में भी सेल होता है और जंतु में भी क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है। अब देखिए, कोशिका जो सेल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, तो यह एक लैटिन भाषा से बना हुआ है। ठीक है। यह एक जो है लैटिन भाषा से बना हुआ है। अब लैटिन भाषा जो शब्द है वो यूरोप में प्रचलित शब्द है। लैटिन भाषा में सेल को हम लोग बोलते हैं सेल्यूला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेल्यूला। अब सेल्यूला जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है छोटा कमरा, यानी छोटा कमरा, जो रूम कह सकते हैं, छोटा सा कमरा। ठीक है। तो यही सेल्यूला से जो है सेल की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेल मतलब होता है कोशिका, यानी कोशिका को हम लोग जो है लैटिन भाषा में सेल्यूला कहते हैं। सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से कोशिका दो प्रकार का होगा, एक जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जंतु कोशिका को बोलते हैं एनिमल सेल और पादप कोशिका को बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है। अब बात आती है कि जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जब विस्तृत रूप से कोशिका के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है कि कोशिका जो है खोज किसने किया था। ठीक है। अध्ययन तो हम लोग देख लिए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब कोशिका की जब खोज करने की जब बात आती है तो सबसे पहले प्रयास किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, उन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपनी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है कोशिका को खोजा था। लेकिन वो कोशिका कैसा था, तो मृत कोशिका था। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप आंसर करिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि वह कोशिका कैसा था, वो कोशिका मृत था। लेकिन बात ये आती है कि फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया। वो तो हो गया कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है मृत कोशिका की खोज की गई, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो देखिए जीवित कोशिका की खोज जो होता है 1674 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने खोजा था मृत कोशिका की, लेकिन 1674 ईस्वी में जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यहाँ पर जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। और इसी क्रम में जो है आगे चलकर जो है कोशिका के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया गया और
रूस के व्यक्ति थे नॉल रस्का, ठीक है। नॉल रस्का के द्वारा जो है ये 1931 ईस्वी में एक माइक्रोस्कोप खोजा गया था जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है और भी विस्तृत अध्ययन किया गया कोशिका का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नॉल और रस्का के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो आप जान गए कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो कोशिका कहलाता है, ठीक है। तो कोशिका का आप लोग फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बगल में कोशिका का फोटो लगाएं। ये कौन सी कोशिका है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जंतु कोशिका। जंतु बोलिए या एनिमल सेल बोलिए, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका एनिमल सेल, ठीक है। तो ये एनिमल सेल की संरचना लगभग कैसा होता है? गोलाकार होता है, याद रखिएगा, गोलाकार। एनिमल सेल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? लगभग गोलाकार होती है, ठीक है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जंतु कोशिका होती है वो कैसा होता है? तो गोलाकार। और पादप कोशिका कैसा होता है? तो याद रखिएगा, आयताकार, आयताकार, रेक्टेंगुलर आकार का होता है। जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर आकार का होता है। अब हम जब सेल के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो एकदम डिटेल से हम लोग जंतु कोशिका के बारे में भी पढ़ेंगे और पादप कोशिका के बारे में, और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा कोशिकांग जंतु में पाया जाता है और कौन सा कोशिकांग जो है पादप में पाया जाता है। एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत, ये यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि बाद में आप रिवीजन जल्दी से कर सकें, ठीक है। तो देखिए कि कोशिका सिद्धांत के क्रम में होता क्या है कि 1838 ईस्वी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1838 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलाइडेन, MJ सलाइडेन, ठीक है। और इसके एक साल के बाद थियोडोर स्वान के द्वारा 1839 ईस्वी में कहा गया कि जंतु की कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है? यानी सूक्ष्म कोशिका। जंतु की जो शरीर होता है, जंतु का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन उससे एक वर्ष पहले सलाइडेन ने कहा था कि जो पादप का शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। तो सलाइडेन ने किसके बारे में कहा? तो पादप के बारे में कहा, पादप के बारे में। लेकिन स्वान ने किसके बारे में कहा? तो जंतु के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों जो है कहा कि प्लांट का शरीर जो होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे छोटा कण जो होता है प्लांट का वो कोशिका होता है और ये कोशिका से ही बना होता है। और अगले साल जो है स्वान ने भी कहा कि जंतु का भी शरीर जो है वो एक कोशिका से बना होता है, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिका जुड़ते जाता है और एक से अधिक कोशिका बनता है, टूटते जाता है तो एक से अधिक कोशिका का निर्माण होते जाता है। लेकिन जो है उसका जो इकाई है वो क्या है? एक सूक्ष्म कोशिका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जितने भी बायोलॉजी के जानकार लोग थे सभी ने जो है इनके सिद्धांतों को जो है अध्ययन करने लगा और गहराई से सोचने लगा कि ये दोनों जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि जंतु कोशिका और पादप शरीर जो होता है, जंतु और पादप का शरीर जो होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और धीरे धीरे वही कोशिका में क्या होता है? डिवीजन होता है और आगे चलकर जो है एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि 1893 ईस्वी में सलाइडेन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया। यानी दोनों में सहमति बनी और बाद में जो दोनों के सिद्धांत को जो है मिलाकर इसको जो है कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सलाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया और 1893 ईस्वी में जो है कोशिका सिद्धांत जो है प्रकाशित किया गया, ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत में होता क्या है? तो देखिए कोशिका सिद्धांत में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा आपको देखने को, तो इसमें कहा जाएगा, देखिए इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि कोशिका सिद्धांत में पहला कंडीशन ये होता है कि किसी भी जीव, या तो जंतु हो सकता है या तो पादप हो सकता है, किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं वंशानुगत जो इकाई होगा वो क्या होगा? कोशिका होगा। पहला कंडीशन ये है। कोशिका जो सिद्धांत है उसका पहला सिद्धांत क्या हो गया कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत ये दिया गया कि दूसरा जो पॉइंट लिखा गया इस सिद्धांत में कहा गया कि प्रत्येक जीव जो होता है वो एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ये कंडीशन है कि प्रत्येक जीव या तो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्होंने सिद्धांत में कहा, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि कोशिका के निर्माण में जो है
केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है। मतलब केंद्रक जब तक नहीं रहेगा तो कोशिका सिद्धांत का हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक से अधिक कोशिका बनता है, विभाजन होता है, तो केंद्रक वहाँ पर टूटता है। तो केंद्रक का रहना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका में जो सिद्धांत दिया गया था, कोशिका का सिद्धांत, तो उसमें जो है सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और दूसरा कहा गया कि जीव जो होता है एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, यानी कोशिका सिद्धांत के अपवाद स्वरूप ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विषाणु, वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो देखिए, अब जानिएगा, पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु पादप है उसका शरीर जो है ये कम से कम एक कोशिका या अधिक से अधिक जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी देखेंगे कि जंतु या पादप जो है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन जब हम वायरस की बात करते हैं, विषाणु की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच जो है एक कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन अब पूछा जाएगा कि विषाणु जो है कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो विषाणु एक भी कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। मतलब विषाणु जो होता है वो कोशिका से बना ही नहीं होता है। इसलिए जब कोशिका से बना ही नहीं है तो ये कोशिका सिद्धांत का पालन कैसे करेगा? ठीक है, जब किसी का शादी ही नहीं हुआ है तो वो ससुराल कैसे जाएगा? अपना ससुराल तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि शादी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बात ये आती है कि विषाणु किससे बना होता है। तो विषाणु के बारे में जब कहा जाता है तो ये डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन, ये तीनों चीज़ों से ये बना होता है। 3 चीज़ से याद रखिएगा। विषाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन, ये तीनों के द्वारा जो है विषाणु का निर्माण होता है। इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वायरस से मिलता जुलता एक और कैटेगरी आता है जिसको हम लोग वायरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वायरॉइड बोलते हैं। ये भी जो है विषाणु के समान जो है एक छोटा सा कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव की तरह है। और इसमें जो होता है कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए और आरएनए तो पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसके अलावा एक और जीव के बारे में देखते हैं कि प्रियोन जो होता है इसमें केवल जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें डीएनए एंड आरएनए नहीं पाया जाएगा, केवल क्या पाया जाएगा? तो इसमें केवल प्रोटीन, यानी केवल प्रियोन जो होता है केवल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये प्रियोन जो होता है मनुष्य के शरीर में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। यानी तंत्रिका संबंधी जब रोग मनुष्य में होता है तो इसमें प्रियोन की भागीदारी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 में आ जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या होता है कि किसी भी मनुष्य में किसी भी जीव में जो आरबीसी कोशिका होती है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रक रहेगा तभी कोशिका सिद्धांत का पालन होगा, क्योंकि केंद्रक जरूरी है कोशिका विभाजन में। तो केंद्रक है ही नहीं आरबीसी में, इसका मतलब ये है कि आरबीसी कोशिका भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग 4 प्रकार की जो है एक तरह से कोशिका देख लिए, जो कोशिका तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरबीसी एक कोशिका है, लेकिन कोशिका का पालन नहीं करता है। क्यों? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है क्योंकि इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो 2 जीव हैं जिनके शरीर के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पहला लामा, ये हो गया लामा। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं ऊँट। ठीक है, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज यानी ऊँट और लामा, ये दोनों के शरीर में जो आरबीसी सेल होता है, आरबीसी कोशिका होती है, उसके मतलब आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये अपवाद है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आप याद रखिएगा कि 2 ऐसे जीव लामा और ऊँट, उसमें जो होता है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका की आकृति और आकार कैसे कैसे होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोशिका का आकार कैसा होता है और आकृति कैसा होता है। तो कुछ कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आरबीसी की जो कोशिका होती है
उसका आकार क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय अवतल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो लगभग जो है 8 म्यूक्रोन के बराबर होता है। ये म्यू जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, 8 म्यूक्रोन। ठीक है, या माइक्रोन भी कह सकते हैं इसको, 8 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो जो है एक लंबी संरचना है। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे तंत्रिका के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो लंबी होती है और शाखा में बटी होती है, ऐसे करके लंबी होती है और ये शाखा में क्या होती है, बटी होती है। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका का जो है आकृति आप लोग देख लिए, ये लंबी होती है। अब हम बात करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु जो होती है वो वक्रित छड़ की आकृति की होती है, यानी एक तरह से सिलेंडर के आकार का ये वक्रित आकृति होता है, किसका, जीवाणु का। शैवाल का हम जब देखते हैं, शैवाल थोड़ा सा अंडाकार प्रवृत्ति का पाया जाता है। ठीक है, और परागकण, जैसा कि जब आप पुष्प पढ़िएगा फूल के बारे में, तो वहाँ पर जो है पुष्प का जो मेल वाला पार्ट होता है उसमें आपको परागकण देखने को मिलेगा। तो परागकण कैसा होता है, गोलाकार। परागकण भी क्या है, एक कोशिका है जो गोलाकार आकृति में पाया जाता है। ठीक है, अब कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है, किसी भी जीव की कह सकते हैं, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ये याद रखिएगा आप लोग, माइकोप्लाज्मा। लगभग इसका जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है, 0.1 माइक्रोन होता है। यह सबसे छोटी क्या है, कोशिका होती है। तो इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे लंबी तंत्रिका किस जीव की होती है। तो जिराफ। जिराफ आप लोग जानते होंगे, सबसे लंबी कोशिका जिराफ की होती है। कितनी, तो 2 मीटर जो है उसकी लंबाई होती है। जिराफ का गर्दन कितना लंबा होता है आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जिराफ की जो तंत्रिका होती है वो सभी जीवों में सबसे लंबी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। तो मनुष्य की जो तंत्रिका होती है उसकी लंबाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, यानी पादप कोशिका में सबसे बड़ी। तो देखिए एक शैवाल है जिसका नाम है कार्लेपो टैक्सीफोलिया जो शैवाल है उसकी कोशिका जो होती है पादप की सबसे बड़ी कोशिका होती है। 6 से 12 इंच इसकी लंबाई होती है। देखिए 6 से 12 इंच इसकी लंबाई होती है और ये पादप की सबसे बड़ी कोशिका में माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो शुतुरमुर्ग, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा ऊपर में, ये है शुतुरमुर्ग। और इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा अंडा हम यहाँ पर आपको फोटो में दिखा दिए हैं कि ये जो अंडा जो है ये शुतुरमुर्ग का अंडा है और ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। ये 2 आपको याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है लगभग जो है 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। 1.5 kg के आसपास इसका क्या होता है, वजन होता है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु भी बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, जो मेल का स्पर्म होता है वो जो है मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ से डायरेक्ट आपको जो है किसी भी एग्जाम के अब क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी मनुष्य में, तो तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, अंडाणु। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं। जब पूछेगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, तो ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाएगा अंडाणु। तो अंडाणु जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार का होता है।
तो कोशिका देखिए, पहले हम लोग बताए थे कोशिका जो है एक तो होगा जंतु कोशिका, दूसरा होगा पादप कोशिका। तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग अलग करेंगे, लेकिन जब शुरुआती तौर पर हम लोग देखते हैं तो कोशिका बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक कोशिका होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे यूकैरियोटिक को। देखिए, यूकैरियोटिक जो कोशिका होगा ये दो प्रकार का होगा। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होगा। कौन कौन? तो एक हो जाएगा जंतु कोशिका और दूसरा हो जाएगा पादप कोशिका। तो देखिए, फिर से देखिए क्लासिफिकेशन इसका देखिए, कोशिका पहले कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो फिर यूकैरियोटिक दो प्रकार का होगा, जंतु और पादप, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो आगे हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक किसको कहेंगे और प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो है अविकसित होता है या नहीं होता है। ऐसे याद रखिए, या तो केंद्रक नहीं होता है या अविकसित होता है, नहीं के बराबर कह सकते हैं। अब इसमें होता है क्या कि ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये जो है अधिकांशतः देखा जाता है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी इन जीवों में जो है एक ही कोशिका देखने को मिलता है। जैसे कि आप बात करते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया या बैक्टीरिया, यानी नीलहरित शैवाल भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सभी जो जीव आप लोग देख लिए, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, ये जो सभी है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है, इनका शरीर जो है वो अधिकांशतः देखा जाता है कि एक कोशिका से बना होता है और इनमें जो है केंद्रक या तो अविकसित होते हैं या केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे, यानी वैसा जीव जिसके कोशिका में जो है केंद्रक या तो अविकसित होता है या तो नहीं होता है, वैसे जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे या वैसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में वो किससे बना होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है। प्रोटीन भी रहता है उसमें और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। ये दोनों से मिलकर जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक जीव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो बिल्कुल इसमें पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो याद रखिएगा 70S। राइबोसोम जब आगे हम पढ़ेंगे तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S, ठीक है। तो 70S किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक जीव में। और 80S किस में पाएगा? यूकैरियोटिक जीव में। जब हम आगे यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे 80S कोशिका जो है 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार से होता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो कोशिका डिवीजन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है। तीन तरीका हम लोग बताएंगे, समसूत्री, अर्धसूत्री, ठीक है। और एक होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मिटोसिस, मायोसिस और मियोसिस। ये तीन प्रकार की जो है आपको सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है इसमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो इसमें होता है क्या अर्धसूत्री विभाजन में? तो विखंडन भी होता है और मुकुलन भी होता है, ठीक है। विखंडन भी होता है और मुकुलन, दोनों तरीकों से जो है कोशिका विभाजन इसमें देखने को मिलता है। जैसे आप मुकुलन की बात करते हैं तो मुकुलन में होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा करके ये डंटी निकला हुआ, अब क्या होगा कुछ समय के बाद यहाँ से ये डंटी टूट जाएगा, ये टूटकर अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाता है, इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक जीव है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो है कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव में। तो प्रोकैरियोटिक जीव में जो है गुणसूत्र की संख्या आपसे जब पूछा जाएगा तो केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीवों में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। और अधिकांशतः देखा जाता है कि केंद्रक या तो अविकसित होता है या तो केंद्रक नहीं होता है और एक कोशिकीय जीव इसमें आते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं यूकैरियोटिक की, ठीक है। चलिए, तो यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यूकैरियोटिक जो जीव होता है इसमें आप पहले ही आप जान चुके हैं कि इसमें पादप भी आएगा और जंतु भी आएगा। तो यूकैरियोटिक जितने भी जीव होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं पादप, दूसरा को बोलते हैं जंतु, ठीक है। तो जंतु और पादप दो भागों में बांट दिए। अब हम देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं
तो दोनों जब डिवाइड किए तो किसी में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, किस में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफरेंस करके देखते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं कि जंतु और पादप दोनों कोशिका में क्या अंतर देखने को मिलता है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए हरित लवक जंतु में पाया जाएगा या पादप में पाया जाएगा। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर हम इसको क्लियर करने वाले हैं और सही से आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसको कहते हैं कि जंतु और पादप। जंतु और पादप की जब हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका अलग होती है। जैसे कि जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे तो उस समय हम बताए थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका के बारे में देखते हैं और पादप कोशिका के बारे में देखते हैं। तो होता क्या है कि जब हम मान लीजिए एक कोशिका का निर्माण हम करते हैं, तो देखिए ये कोशिका गोलाकार हम बनाए और सबसे लास्ट में हम बनाते हैं एक ये बनाए सेल वाल बनाए जो मजबूती प्रदान करेगा। और जो अंदर वाला जो एरिया है ये मान लीजिए ये झिल्ली जैसा है, ऐसे थोड़ा सा इसमें छिद्र है, ये झिल्ली जैसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली बाहरी वाला को, और जो बाहरी वाला को बोलेंगे भित्ति, इसको बोलेंगे भित्ति बोलेंगे, ठीक है। और अंदर वाले को हम लोग बोल रहे हैं झिल्ली। तो क्या होता है कि जंतु जो कोशिका होती है, जंतु की कोशिका होती है, उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक होता है तो केंद्रक के बाहर में भी क्या होता है, झिल्ली होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन पूछेगा आपको पादप में, तो पादप में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो जंतु में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हरित लवक का काम क्या है, हरियाली प्रदान करना। जड़ में, तना में, फूल में, फल में, पत्ती में, ये सब में जो है मतलब हरियाली प्रदान करने का काम कौन करता है, हरित लवक का काम है, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि हरित लवक में जो है भोजन, यानी उसी में जो है भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन का निर्माण उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि पौधे को हरा रखने का कार्य करता है। आगे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए और एक एक करके जो है पॉइंट को आप समझते जाइए। तो देखिए हरित लवक किस में पाया जाएगा, तो केवल किस में पाया जाएगा हरित लवक, तो पादप में, ठीक है। हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं, पादप का किचन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, खाना बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स। अभी आपको नहीं समझ में आएगा वैक्यूल्स क्या है, लेकिन जब हम एक एक करके जब कोशिका का अध्ययन करेंगे आगे चलकर, तो उसमें हम फोटो दिखाकर, फोटो में हम लोग दिखाएंगे कि रिक्तिका क्या होता है, ठीक है, वैक्यूल्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है जंतु कोशिका में छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा ये सब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो ये रिक्तिका हो गया। तो रिक्तिका होता है क्या, एक कोशिकांग है, कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। जब आगे हम बात करेंगे कोशिकांग के बारे में, तो आगे हम डिटेल से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आप जैसा कि जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है केवल किस में होता है, पादप में होता है। पादप में केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधा जो है अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो पौधा में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जब भोजन बनाया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है और इसमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखिएगा जंतु जो होता है प्रकाश संश्लेषण जंतु के द्वारा नहीं किया जाता है। जंतु जो है ये परपोषी जीव है, ये किसी दूसरे पर जो है निर्भर करता है। लेकिन पादप जो होता है स्वपोषी होता है, अपना भोजन वो स्वयं बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अंतःपरिवर्ती जालिका। तो देखिए अंतःपरिवर्ती जालिका की जब हम बात करते हैं, अंतःपरिवर्ती जालिका ये जो है ये दोनों में पाया जाता है। अंतःपरिवर्ती जालिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, जिसमें क्या बनता है बताइए, इसी में राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो क्या होता है कि जब हम जंतु की बात करते हैं इसमें खुरदरी और चिकनी, ठीक है, दोनों पाया जाता है। और इसमें भी दोनों पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी। लेकिन दिक्कत ये है कि खुरदरी और चिकनी ये अधिक मात्रा में जो है जंतु में पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो पादप में। क्योंकि पादप में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जंतु में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है अंतःपरिवर्ती जालिका जो है अधिक इसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संचय। कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वो जंतु कोशिका में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पादप में, तो पादप में जो होता है ये स्टार्च के रूप में जो है ये संचित रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कुछ हम लोग जो है डिफरेंस देख रहे थे जंतु में और पादप में। यानी जैसा कि जानते हैं आप प्रकाश संश्लेषण केवल जंतु में होता है,
प्रकाश संश्लेषण केवल जो है पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स जो है जंतु में छोटा होता है और पादप में बड़ा होता है। तो ये सब देखेंगे कि वैक्यूल्स होता है क्या है, इसका कार्य क्या है। जैसे वैक्यूल्स जब देखते हैं तो वो क्या होता है कि जल को जो एक तरह से संग्रहित करने का कार्य करता है। तो जंतु से ज़्यादा जल की आवश्यकता जो होती है पादप को होती है। ठीक है, तो इसलिए जो पादप में वैक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है और जंतु में छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके जो है कोशिकाओं की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से कोशिकांग जो है कोशिका में पाया जाता है, और एक एक करके फिर हम लोग डिटेल से भी इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कोशिकीय संरचना। तो कोशिका में बहुत सारी संरचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो है हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका में जो होता है, जो बाहरी परत होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पादप कोशिका की जो आकार होता है वो कैसा होता है, आयताकार। याद रखिएगा, आयताकार। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, और जंतु कोशिका का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। तो कोशिकीय जब संरचना की हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब सेल वॉल होता है क्या, तो जो कोशिका होता है, जैसे अब ये ब्लैक वाला आप लोग देखे होंगे, ये ब्लैक वाला जो एरिया है इसी को सेल वॉल कहते हैं। यानी ये सेल वॉल केवल किस में पाया जाएगा, तो पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो जो पादप कोशिका की बाहरी दीवार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल कहते हैं। एक तरह से हम लोग देखते हैं कि देखिए कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका की सबसे बाहरी दीवार होती है। जब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, देखिए अंदर की ओर हम जब प्रवेश करते हैं, यहाँ पर देखिए सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल हो गया। और सेल वॉल के जस्ट अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक संरचना आपको देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए सेल वॉल ये ब्लैक वाला देख लिए, और ये सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप कोशिका की दूसरी परत होती है। पहली परत क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, पहली परत सेल वॉल, और दूसरी परत क्या हो जाएगा, तो इसका कोशिका झिल्ली हो जाएगा, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब हम पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, उसमें जो है बहुत सारा कोशिकांग देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोशिकांग होता है उसका होता है न्यूक्लियस। देखिए यहाँ केंद्र में। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी बनता है कि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है और पादप कोशिका में कहाँ। तो जंतु कोशिका में केंद्रक जो है ठीक बीच में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका की जब हम बात करते हैं पादप कोशिका में, तो ये साइड में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देखिए किनारा पर आपको देखने को मिलेगा पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर भी छोटे छोटे एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संरचना देख लिए। यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म, यहाँ पर कोशिका द्रव, इसमें बीच में क्या होता है, एक द्रव्य जैसी संरचना होती है, ये इसमें भरी रहती है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव। ठीक है, और ये देखिए वैक्यूल्स, ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल्स है। और यहाँ पर देखिए ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये कुछ जो है कोशिकीय संरचना आप लोग देखें कि कोशिका के अंदर जो है कौन कौन सी जो है कोशिकांग देखने को मिलता है। अब इसमें हम लोग जो है एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोशिका चैप्टर पूरा खत्म होगा तो उम्मीद करेंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है कोशिका से संबंधित नहीं छूट पाएगा। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कोशिका से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा हम चाहेंगे कि आपको जो है वो बन जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति होता क्या, तो कोशिका भित्ति एक तरह से जान लीजिए कि केवल ये पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है केवल किस में पाया जाएगा, पादप में पाया जाएगा। और ये किसके बना होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोशिका भित्ति किससे बना होता है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज यानी फाइबर जो होता है, सेल्यूलोज से मिलकर जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं कोशिका भित्ति को। ठीक है, ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। और ये इसका कार्य क्या है, तो पेड़ जो होता है, पेड़ का जो कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम
कौन करता है, उसका सेल वॉल करता है। ठीक है, तो सेल वॉल का काम देख लिए। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका को क्या है, बाहरी कोई भी आघात जब पहुंचता है उससे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पेड़ और देखिएगा पौधार, जब पौधार पुरानी हो जाती है तो उसकी कोशिका जो है अंदर से ठीक रहती है, लेकिन बाहर से देखिएगा वो फट जाती है और दरारें पड़ जाती है, और जब उस पर आप मारिएगा तो आपको ही चोट लगेगा, पेड़ को इसे चोट नहीं लगता है। ठीक है, तो वो कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने की कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीवाणु, शैवाल और कवक, इनकी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम जीव की हम बात किए थे तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया गया, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं या पौधा हो सकता है, क्योंकि शैवाल क्या है, पौधा कैटेगरी में रखते हैं, और कवक और जीवाणु ये दो जो हैं, ये कवक और जीवाणु ये दो जो हैं आपको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे आपको जीव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन जीवों के शरीर में भी मतलब कोशिका में भी जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कवक से आप तो फेमस है ये कवक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शैवाल। तो शैवाल की हम जब बात करते हैं तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड ये दोनों से मिलकर जो है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए कि मतलब कोशिका में जो भी अंग है उसके बारे में चर्चा किए, और कोशिका की खोज कैसे हुई, किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन स्वान के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखिए जंतु कोशिका, पादप कोशिका। उससे पहले हम लोग देख चुके थे कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है, यूकैरियोटिक जीव क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2-3 क्लास में जो है कोशिका को जो है आप लोग पूरी तरीके से पढ़ पाइएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबी ना हो इसका हम लोग ख्याल रखते हैं, ताकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आप लोग जो है उब जाते हैं, देख नहीं पाते हैं सही से। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो और आप लोग पूरी तरीके से देख पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि ये कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करें। ठीक है, जिसको हम लोग जैविक झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अब जो है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो और आप लोग सही से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो जितना हम लोग अभी पढ़े हैं उसको आप रिवीजन करिए, और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो है ये इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अपना और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका ख्याल रखिए, और अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए और व्यवहार अच्छा करिए, और अपने पढ़ाई पर जो है फोकस करिए। ठीक है, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।